एम लक्ष्मीकांत के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग संघ सरकार पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग एम लक्ष्मीकांत के बुक से जो जिस्ट निकाल के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकता है उसको पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग संघ सरकार भाग 5 को पढ़ने वाले हैं। हमारे संविधान का जो भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है भाग 5? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। और भाग 5 टोटल 3 चैप्टर्स यानी 3 अध्याय में बटे हुए हैं, जिसमें से पहला अध्याय जो है अनुच्छेद 52 से 78, 52 से 78, दूसरा है 78 से 122। उसके बाद इसमें से कुछ छोटे छोटे अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करता है, 1 2 3 अध्यादेश। उसके बाद अनुच्छेद 148 से लेकर 151 ये CAG मतलब नियंत्रक और महालेखा परिषद के बारे में है। इसी में से बीच में एक अनुच्छेद 76 आ जाता है पहला चैप्टर का, जो महान्यायवादी के बारे में बात करता है। तो अगर हम देखें संघ सरकार मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। संघ सरकार को वैसे भी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका शुरू में 52 से 78 तक, उसके बाद विधायिका 79 से 122 तक, उसके बाद न्यायपालिका जो है आप चाहे तो 103 से लेकर 147 बोल दो, या नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते हो 124 से लेकर 147 या 51, कुछ भी बोलो चलेगा, क्योंकि ये सब भी न्यायपालिका के अंतर्गत ही आता है, जैसे महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लें। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 148 से 151। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मूल संविधान है, मतलब जो जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय वोट देने का अधिकार 21 वर्ष न्यूनतम आयु था। न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1989 में, मतलब 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। तो वर्ष पूछे तो ये है 1989, और संविधान संशोधन पूछे तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा आयु क्या की गई? पहले 21 वर्ष था मतदान देने की आयु, वोट डालने की आयु, अब 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद देखिए दल बदल विरोधी कानून। देखिए दल बदल विरोधी कानून का मतलब क्या है? ये पहले होता क्या था कि अब भी होता है कि कोई नेता, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाजपा के टिकट से लड़ा इलेक्शन और वो जीत गया, और उसके बाद वो जीतने के बाद जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि एक प्रकार का जनता का आदेश का उल्लंघन माना जाता था। कैसे? मान लीजिए जनता आपको वोट दिया कि भाई तुम भाजपा के साथ मिलकर मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि है क्या, अल्टीमेटली कोई भी सांसद या विधायक जनता का नौकर ही है, सेवक ही है, भले मानता नहीं है, ठीक है। तो वो जनता ने आदेश दिया कि तुम भाजपा से टिकट लेकर आए हो तो तुम मेरे लिए काम करो, जाओ तुमको जिताते हैं। लेकिन उन्होंने जीतने के बाद क्या किया कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसी स्थिति में जन आदेश का उन्होंने किया उल्लंघन। तो इससे लोकतंत्र में पड़ता था प्रतिकूल असर। तो इसके लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया राजीव गांधी सरकार में, जिसमें कि 52वां संविधान संशोधन, शुरू में 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या बोल रहे हैं? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसके तहत कहा गया कि अगर 1/3 सदस्य छोड़ के, देखो बोल रहे हैं 1/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है तो दल बदल नहीं माना जाएगा, नहीं तो दल बदल मानी जाएगी और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर 30 सदस्य है भाजपा में, ये 30 सदस्य, उसका 1/3 करोगे तो 30 गुना 1/3 करो, आया 10 सदस्य। 10 सदस्य अगर पार्टी छोड़ के कहीं जा रहा है दूसरे पार्टी में तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 10 से कम, मान लो 9 8 7 कितना भी अगर छोड़ के जा रहा है 30 में से, तो इसका मतलब हुआ कि वो दल बदल माना जाएगा और उसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। अगर वो विधायक है तो अब वो विधायक नहीं रहेगा, मतलब उसकी पावर खत्म। लेकिन 52वां संविधान संशोधन में फिर एक बार संशोधन की गई 10वीं अनुसूची में, 51 ये 91
संविधान संशोधन 91 तो जो है संविधान संशोधन, इसमें 1/3 को हटा के 2/3 कर दिया। मतलब 30 में से अब 10 नहीं 20 सदस्य अगर छोड़ के जाएगा तभी दल बदल नहीं माना जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि दल बदल माना जाएगा और सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और दल बदल संबंधित निर्णय कौन लेता है, तो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर लोकसभा का सदस्य दल बदल कर रहा है तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। विधानसभा का सदस्य अगर दल बदल कर रहा है तो इसका निर्णय विधानसभा सदस्य लेगा। अगर राज्यसभा से कर रहा है तो राज्यसभा का सभापति लेगा। तो दल बदल हुआ है या नहीं इसके बारे में निर्णय कौन लेता है, तो जिस सदन के सदस्य दल बदल करता है, दल छोड़ के जाता है, उसी सदन के चाहे वो अध्यक्ष हो या सभापति हो, उसके द्वारा दल बदल का क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल 102 के तहत संसद का सदस्य कौन नहीं बन सकता है। ये देखिए शॉर्ट नोट्स है, वैसे भी आपको दिखा भी होगा, कोचिंग शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को मेरे कोचिंग का। तो संसद सदस्य कौन नहीं बन सकता है, ये काट दिए हैं तो मतलब नहीं बन सकता। अयोग्यता का निर्णय, देखो अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा, मान लो कोई भारत का नागरिक था, संसद सदस्य बना, लेकिन बाद में अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो ऐसी स्थिति में अब वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, मतलब सरकारी नौकरी में चले जाए, तो ऐसी स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं रह सकता है। ये अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो अयोग्यता का निर्णय करता है राष्ट्रपति। संसद सदस्य होगा या नहीं होगा इससे संबंधित अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी अनुशंसा पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ये निर्णय करता है कि कोई सदस्य संसद का सदस्य बनने योग्य अब रहने योग्य नहीं है। लेकिन दल बदल का निर्णय कौन करता है, तो जिस सदन के सदस्य दल बदल करते हैं उसके अध्यक्ष या सभापति। और संसद के सदस्य है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग के सलाह पर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो एक है कि लोकसभा के अधिवेशन में या विधानसभा के अधिवेशन में कंपेयर करके पढ़ लीजिए, दोनों सेम ही नियम है। टोटल की यानी दो सत्र के बीच, दो बैठक के बीच कितना अंतर हो सकता है, तो मैक्सिमम 6 माह का अंतर, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो मतलब साल में कम से कम 2 बैठक तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए ही चाहिए। नहीं तो सामान्य तौर पर कितनी बैठक होती है, 3 बैठक होती है। पहला बजट सत्र शुरू में, फिर मानसून सत्र बीच में, और शीतकालीन सत्र। आप जान भी करते हैं भारत में शीतकाल कब आता है, तो इस हिसाब से बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो 3 सत्र होता है। लेकिन कम से कम 2 सत्र तो होना ही चाहिए, इससे कम सत्र काम नहीं चलेगा, और 2 सत्र के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये है गण पूर्ति या कौरम पूर्ति से संबंधित बात। कौरम पूर्ति या गण पूर्ति क्या है कि जैसे देखो कि अगर लोकसभा का या विधानसभा का क्या चलाना है, राज्यसभा का बैठक चलाना है, तो कितने सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए तभी बैठक चलेगी, नहीं तो बैठक निरस्त कर दी जाएगी, भाई आज बैठक नहीं हो पाएगा, लोग नहीं आए हैं। तो देखिए कम से कम 1/10 भाग, मतलब कितना, 10% सदस्य तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम सदस्य है तो बैठक नहीं चलेगी, माना जाएगा कि सदस्य क्या है, अनुपस्थित होने के कारण बैठक को निरस्त किया गया। तो जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा में 543 सीट है, तो 1/10 करोगे तो इसका लगभग आता है 55 सदस्य। कितना, 55 सदस्य आता है। और जैसे राज्यसभा में 245 है, 1/10 करोगे तो 25 सदस्य कम से कम होना चाहिए, तब जाके सदन चलेगी, नहीं तो सदन क्या कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। ये कौरम पूर्ति या गण पूर्ति का मामला माना जाता है, 1/10 या 10%। अब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद को हटाने के लिए या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए इस कैसे हटाया जा सकता है। अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, अगर इसको पद से हटाएं तो कैसे हटाएं, इसका एक ही तरीका है, यदि लोकसभा इस आशय में प्रस्ताव पारित कर दे। मतलब लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा, और प्रस्ताव पारित हो गया तो मतलब उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नियम बनाई गई कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी पार्टी का होगा, और उपाध्यक्ष जो होगा कौन होगा, विपक्षी दल का होगा। अब आते हैं लोकसभा के कार्यकाल के।
अब देखिए, आपातकाल के घोषणा के दौरान एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर लोकसभा का कार्यकाल वैसे कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन अगर आपातकाल का घोषणा हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में देश में कर दी क्या लगा दी गई थी? आपातकाल। क्यों लगाई गई थी? सामान्य तौर पे लोगों की मान्यता है कि उसको क्या चाहिए था? समय बढ़ाना था अपने लिए। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं, धन विधेयक किसको कहेंगे? आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, अनुच्छेद 110, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। आप लोग जो है बकवास करने वाले टीचर को सुनते हैं, लेकिन 20 मिनट में जो पूरा 2 घंटे का क्लास पढ़ा दे उसको नहीं सुनते हैं। तो शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अब अगला कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो धन विधेयक देखिए, कर से संबंधित अगर विधेयक है धन विधेयक माना जाएगा। ऋण से संबंधित विधेयक है, या संचित निधि या आकस्मिक निधि से अभिरक्षा से संबंधित कोई विधेयक है तो इसको धन विधेयक माना जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और धन विधेयक के बारे में क्या राज्यसभा को शक्ति क्या है? सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 14 दिन तक वो नहीं सहमति देता है तो उसको पारित मान लिया जाता है। अब सामान्य वित्तीय विधायन के चरण कितने हैं? तो देखिए, सामान्य वित्तीय विधायन के टोटल 4 चरण है, जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं। सामान्य वित्तीय विधायन को दूसरे शब्द में बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, जिसकी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। तो पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद जो है बजट पर चर्चा, तीसरा विनियोग, फिर क्या है? वित्त विधेयक को पारित करना। तो 4 चरण होती है किसी भी बजट का। पहले बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद गजेट, राष्ट्रीय यानी सरकारी गजेट में क्या कर दी जाती है? छपवाई जाती है। फिर चर्चा परिचर्चा की जाती है। फिर विनियोग आता है, मतलब कटौती करना है, बढ़ाना है। उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करना। तो इस हिसाब से 4 चरण होता है। अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति, देखो ये सिर्फ लोक लेखा समिति नहीं, जितने भी वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, या बोल सकते हैं वित्तीय समिति या संवैधानिक समितियां जो है, लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, या सार्वजनिक उपकरण समिति हो। आपको पता होना चाहिए लोक लेखा समिति सबसे इंपॉर्टेंट 22 सदस्य, कैसे कैसे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसी तरह सेम 22 सदस्य सार्वजनिक उपकरण समिति, 15 लोकसभा, राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सभी के सभी लोकसभा से, सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष का नेता। इस समिति में से किसी के भी सदस्य कोई मंत्री या सरकार नहीं बन सकता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इन तीनों की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोक लेखा समिति का अगर पूछे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसी तरह सार्वजनिक उपकरण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के मतलब आप समझते होंगे कि जब तक कि कोई स्थायी स्पीकर यानी स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाए तब तक संसद का सदन चलाना और उसके बाद उसकी अध्यक्षता करना, इसके लिए जो सबसे संसद का वरिष्ठ सदस्य होता है उसको क्या कर दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इसके लिए देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछ के बनाया जा सकता है, निम्न में से कौन प्रोटेम स्पीकर का कार्य है अथवा नहीं है? तो इसके 2-3 कार्य महत्वपूर्ण, 2 कार्य। शपथ दिलाना, कैसे? अन्य सदस्यों को। पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदस्य शपथ कौन ले लेता है? कोई भी ले लेता है, जो भी बनता है सबसे वरिष्ठ सदस्य। और उसके बाद अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, और उसके बाद जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाता अस्थायी अध्यक्ष तब तक अध्यक्षता करता है। अब वित्त विधेयक के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक की प्रक्रिया 119, धन विधेयक की परिभाषा 110। लेकिन अगर वित्त विधेयक पूछे तो ये आर्टिकल 117 के अंतर्गत है। बड़ी ध्यान से देखना है कि अगर वित्त विधेयक लिखा हुआ है तो उसका मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत आएगा? अनुच्छेद 117 के तहत आएगा। अगला है प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति भी कहते हैं। तो अन्य नाम समझ लीजिए, प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति। किस समिति को अनुमान समिति कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति को। इसके सभी 30 सदस्य सत्ताधारी पार्टी का होता है, मतलब सभी के सभी 30 सदस्य। और उसके बाद अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी पार्टी का ही होता है, जिसका नियुक्ति तो बता ही दिए कि चाहे वो कोई भी समिति हो, नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर ही करता है। अब लोक लेखा समिति के बैठकों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हो सकता है। यहाँ देखिए, एक
ऑब्जेक्टिव बनता है, क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति का साथ क्या बोल सकते हैं, साथी या सहेली किसको, सहपाठी किसको कहते हैं, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। सीएजी आर्टिकल 148 से 151, इसको क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति के कोई भी मतलब उसका साथ सहकर्मी कहा जाता है, ये एक दूसरे का काम में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य 50 होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि उस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, देखिए लोकसभा या अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव हो या चाहे धन विधेयक हो, इसके लिए जो पहला आएगा प्रस्ताव तो वो लोकसभा में ही आएगा और वहीं पारित होना है उसको। कि देखिए, मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम 50 सदस्य होना जरूरी है। उससे कम सदस्य की अगर सहमति है तो वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला देखिए, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव मतलब काम रोको प्रस्ताव का लाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, अब क्या है, संसद का सत्र चल रहा है, अचानक देश के किसी इलाके में भूकंप आ गया या विद्रोह हो गया, तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु क्या लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, स्थगन प्रस्ताव का ही एक छोटा भाई है। मतलब अगर बहस करना ज़्यादा जरूरी नहीं लेकिन ध्यान दिलाना जरूरी है तो इसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल, आपको पता होगा कि 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप नीचे लिंक प्लेलिस्ट में ही पूरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल भारतीय नवाचार है, मतलब भारत के लोगों ने ही इसकी शुरुआत की। अब देखिए, कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। और कटौती 3 प्रकार के अंतर्गत होता है, सांकेतिक कटौती, अर्थगत कटौती और नीतिगत कटौती। तो कटौती कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सांकेतिक कटौती, अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती। लास्ट पेज की ओर आते हैं, थोड़ा सा ही है, इसको खत्म कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि किसी भी विधेयक में कितने वाचन होते हैं, यह ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो 3 वाचन, प्रथम वाचन में बिल प्रस्तुत, फिर गजट में प्रकाशित। द्वितीय वाचन विस्तार पूर्वक बहस, उसके बाद क्या होता है, चाहे वो परवर समिति, संयुक्त समिति को भेजा जाए या समाचार पत्रों में भेजा जाए, या द्वितीय वाचन के बाद ही होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फिर बन सकता है कि परवर समिति या संयुक्त समिति के को रिपोर्ट कब सोची जाती है या समाचार पत्रों में कब प्रकाशित की जाती है विधेयक को, तो द्वितीय वाचन के बाद। गजट में प्रकाशित कब की जाती है, तो प्रथम वाचन के बाद। और लास्ट में तृतीय वाचन में मतदान होता है, फिर क्या होता है, पारित होकर अगले सदन में पहुंच जाती है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन भ्रष्टाचार से संबंधित होता है, बहुत ही पावरफुल समिति होता है। दोनों सदन के सदस्य, विपक्ष पक्ष दोनों के लोग होते हैं। अब सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि केग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो संसद को। क्योंकि देखिए ऐसे, लोक लेखा समिति क्या है, संसदीय समिति, तो संसद को सौंपेगा, और सीएजी किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपका संघ सरकार खत्म हो गया। कल हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। जल्दी से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।